हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 051 का जून 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोल रहा है ड्रॉ द जीरो एंड फर्स्ट लेवल DFT फॉर OASS मेक नेसेसरी एजम्पशन। ठीक है, ये भी हम लोग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जैसा मैंने बोला था ना 51 में क्या क्या जरूरत है, एक तो SRS पढ़ लिए, एक होता है ये DFD और एक होता है ER डायग्राम। अगर इतना आप करके चले जाते हो तो पासिंग मार्क्स तो यूँ ही आ गया आपका, समझे। तो देखिए ये जो DFD वगैरह होता है ना, ये सब पूरा आपके ऊपर है। अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग DFT बन सकता है, ठीक है, और बनता भी है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को जीरो और फर्स्ट लेवल पूछा है, जनरली यही पूछता है जीरो और फर्स्ट लेवल का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो देखिए जान लीजिए आप DFD क्या होता है, वही डेटा फ्लो डायग्राम। और इसका आप बेसिक ना पढ़ के आ जाइएगा, जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, एंटिटी होता है, ठीक है, प्रोसेस कैसे किया जाता है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे वजह से। तो देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन SRS में पूछता है ना, जो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे SRS में क्या पूछा था, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन सिस्टम। इसी का आपको DFD बनाने बोलता है, इसी का आप लोग को ER डायग्राम बनाने बोलता है, या फिर अगर कोई और भी चार्ट होता है जैसे पर्ट चार्ट हो गया या फिर यूज़ केस हो गया, सब इसी का बनाने बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को इसी का अभी क्या बोल रहा है कि ये बनाओ, DFD बनाओ। तो देखिए जीरो लेवल DFD मतलब कि एकदम बेसिक ऊपर से आपका सिस्टम कैसे दिखेगा, एकदम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, एकदम छोटा काम करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का असाइनमेंट सबमिशन वाला बना रहे, तो हम लोग का एक होगा, है ना, एक होगा स्टूडेंट। ये हो गया हम लोग का एंटिटी, इसको क्या रेक्टेंगल में दिखाते हैं, स्टूडेंट हो गया। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यूज़र भी लिख सकते हो, ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद एक हम लोग का ये सिस्टम जो हम लोग बनाए हैं, देखिए कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी काम जो हो रहा है, कोई भी सिस्टम जो हो रहा है, वो हम लोग का कैसे दिखता है, ऐसे ओवल शेप में, या फिर आप सर्कल बोलिए नॉर्मल, ठीक है, सर्कल शेप में। तो इसमें क्या है हम लोग का ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन सिस्टम, यानी कि जो बना रहे वही OASS। तो ये हो गया, ये हम लोग का जीरो लेवल है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना है। ऐसे समझिए स्टूडेंट ने आया है, ये अपना एक सिस्टम है, ये असाइनमेंट सबमिशन का, उसमें क्या किया है उसने, अपना असाइनमेंट को सबमिट किया है, समझे। अब इसको कोई तो मैनेज करेगा ना, ये सिस्टम जो है, इसको कौन मैनेज कर रहा है, इंस्ट्रक्टर मैनेज कर रहा है। इंस्ट्रक्टर मतलब क्या, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, एडमिन लिख सकते हो, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर लिख सकते हो, फैकल्टी लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने क्या लिखा, इंस्ट्रक्टर लिख दिया है। तो देखिए स्टूडेंट ने जो असाइनमेंट सबमिट किया है उसको सबमिट किया, तो वो असाइनमेंट ये वाला जो सिस्टम है वो अपना इंस्ट्रक्टर को मिला, तो डिलीवर असाइनमेंट हो गया, समझे। फिर अभी इस इंस्ट्रक्टर ने वही असाइनमेंट को चेक किया और फिर वही जो रिजल्ट वगैरह देना था वो किया, तो यानी कि सेंड फीडबैक, है ना, तो फीडबैक कर दिया। फिर ये फीडबैक इस मतलब सिस्टम पे आया, और ये सिस्टम ने क्या किया, जो यूज़र था यानी कि जो स्टूडेंट था उसको प्रोवाइड फीडबैक कर दिया, समझे। तो इस तरह से ये हो गया जीरो लेवल। तो आप इसको आराम से ऐसे भी बना सकते हो। अब देखिए एक बात का ध्यान रखिए, ये जो जैसे मैंने इसको हॉरिजेंटली बनाया ना, आप चाहो तो इसको वर्टिकली भी बना सकते हो, यानी कि एक स्टूडेंट हो गया, है ना, सेम ऐसे एक स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे एक ये OSS, यहाँ पे आ गया इंस्ट्रक्टर, समझे, वही उसने सबमिट असाइनमेंट किया इस तरह से। अच्छा ये जो दिख रहा है ना आपको एरो, ये जो सबमिट असाइनमेंट है, ये कोई रेक्टेंगल में नहीं है, ये आपका एरो का काम है, बता रहा है कि एरो क्या काम कर रहा है, समझे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये हुआ, आपने कोई भी एंटिटी दिया है, ये कोई भी प्रोसेस है, तो ये जो एरो है ना, ये जो सबमिट असाइनमेंट है, ये आपका एरो का काम बता रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझे, मतलब एरो के ऊपर लिख दिए सबमिट असाइनमेंट, इसको मत ध्यान दीजिए, इसको ये वाला चीज़ को ध्यान दीजिए, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक है स्टूडेंट किया है सबमिट असाइनमेंट, तो वही है जो एरो, ये स्टूडेंट है, ये पूरा OASS है, तो उसने जो सबमिट किया ये चीज़। अब यहाँ से मान लीजिए उस रिटर्न जो आएगा वो ऐसे दिखेगा। फिर इसका यहाँ पे आप प्रोसेस लिख सकते हो, क्या हुआ है कि प्रोवाइड फीडबैक उसको मिला है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, समझे। या फिर आप नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये कोई एंटिटी है, ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ, वैसे तो ये सब चीज़ आप लोग को पता होगा। अब इसी के अंदर आप लिख सकते हो यहाँ पे सबमिट असाइनमेंट, ऐसा मान लीजिए आपने कुछ लिखा, ये सबमिट, या आपने लिख दिया असाइनमेंट, ठीक है, और ये आप एक तरह से प्रोसेस दिखा रहे हो, ये हो गया आपका एरो, समझे। तो ये जो आपने लिखा है ना वही हुआ। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मैं यहाँ पे दिख रहा विजुअल्स ऐसा है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी बहुत सुंदर दिखेगा। उसका देखिए ये हो गया जीरो लेवल, कुछ नहीं, ऊपर से दिखा दी कैसे काम हो रहा है। अब देखिए ये फर्स्ट लेवल में क्या किया, इसी को थोड़ा अपडेट कर दीजिए। ये जो आपने सिर्फ ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के अंदर काम किया है, इसके अंदर भी तो बहुत सारा काम होगा ना, तो ये आपके ऊपर है। अब नॉर्मली सोचिए ना, असाइनमेंट आप जैसे SRS पढ़ के आए हो ना, तो क्या हो रहा था, आप असाइनमेंट को अपलोड कर रहे थे, है ना, फिर असाइनमेंट को कोई स्टोर कर रहा था, फिर कोई चेक कर रहा था, फिर कोई नंबर दे रहा था। तो वो सब चीज़ तो इसमें फर्स्ट जीरो में नहीं किए थे, फर्स्ट में वही सब ला दीजिए। तो फिर देखिए लेवल 1 DFD क्या हो गया, स्टूडेंट से शुरू किया है, स्टूडेंट ने क्या किया है, ये देखिए P1 मतलब क्या, प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है, अपलोड असाइनमेंट, ये क्या होगा हम लोग का सर्कल में होगा। तो स्टूडेंट ने क्या किया, असाइनमेंट को अपलोड किया। अच्छा अपना DFD का बेसिक चीज़ पढ़ लीजिएगा, कि आपने नॉर्मल सर्च कीजिए व्हाट इज़ DFD।
10 मिनट का वीडियो 5 मिनट 7 मिनट में आप आराम से DFT के बारे में सब कुछ जान सकते हो। यानी कि कैसे ये जो एंटिटी है, यानी कि जो स्टूडेंट है और ये इंस्ट्रक्टर है, ये दोनों एक साथ बात नहीं कर सकता है। आप चाहोगे कि मैं डायरेक्ट यहाँ से एक एरो ला दूँ और इंस्ट्रक्टर को भेज दूँ, तो ये नहीं हो सकता। ये सब छोटा मोटा रूल है, समझे। वो भी उतना नहीं है कि आप पढ़ने जाओ बहुत टाइम लग जाएगा, वैसा नहीं, नॉर्मल है, समझे। प्रोसेस से प्रोसेस का काम हो सकता है ना। डायरेक्ट एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी से बात नहीं कर सकता। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप यहीं जान गए, जो जरूरत भी नहीं है देखने का। तो देखिए स्टूडेंट ने क्या किया, अपलोड असाइनमेंट करके एक प्रोसेस किया। अब ये अपलोड असाइनमेंट क्या हुआ, तो सेंड टू स्टोर, है ना, यानी कि स्टोर असाइनमेंट। अब ये सेंड टू स्टोर है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, समझे। ये एरो है, यानी कि स्टोर दी असाइनमेंट आप ऐसे लिख सकते हो। तो फिर क्या होगा, स्टोर असाइनमेंट करके एक और मैंने प्रोसेस किया है, जहाँ से अब पहले तो अपलोड किया असाइनमेंट, अब उसको स्टोर करो, स्टोर करो। अब स्टोर कहाँ करेंगे, तो एक रिपोजिटरी या फिर डेटाबेस कहिए, असाइनमेंट डेटाबेस कर सकते हैं, है ना। तो देखिए डेटाबेस को ऐसे डिज़ाइन करते हैं, या फिर देखिए दूसरा तरीका भी होता है डेटाबेस को बनाने का। ये नॉर्मल जैसे है ना, ये लाइन है, मतलब ये, तो ये हो गया आपका डेटाबेस इस तरह से। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखे ना असाइनमेंट रिपोजिटरी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो असाइनमेंट रिपोजिटरी, ऐसे बस खुला हुआ। एंटिटी कैसे बनता है, तो ऐसे एक रेक्टेंगल होता है ना, तो आप डेटाबेस इस तरह से खुला बना सकते हो। तो यहाँ पे वही सेव टू रेपो, है ना, नॉर्मल, यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है, सेव टू रेपो, है ना, या फिर स्टोर इन डेटाबेस, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोगों ने असाइनमेंट रिपोजिटरी में उसको सेव कर लिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब असाइनमेंट सेव तो कर लिया, यूज़र ने भेज दिया, मतलब स्टूडेंट ने भेज दिया, उसको रख भी लिया अपने पास। अब उसको चेक भी तो करना है ना भाई, चेक करेंगे, नंबर देंगे, वो सब भी तो करना है। तो चलो वही सब कर दो। तो फिर क्या करो, रिट्राई फॉर रिव्यू, एक मैंने रिव्यू असाइनमेंट करके एक प्रोसेस बनाया है ना। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग का दूसरा क्या है, एंटिटी है। ये जो स्टूडेंट था ये पहला एंटिटी था, ये इंस्ट्रक्टर मेरा फिर से दूसरा एंटिटी। मैं ज़्यादा एंटिटी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दो ही का कर रहा हूँ। स्टूडेंट ने भेज रहा है और इंस्ट्रक्टर काम कर रहा है, बाकी सब प्रोसेस है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये जो रिव्यू असाइनमेंट है यहाँ से, मतलब ये जो डेटाबेस में था वहाँ से रिव्यू असाइनमेंट उसको रिट्रीव कर लेगा रिव्यू करने के लिए। फिर यहाँ से ये रिव्यू असाइनमेंट से इंस्ट्रक्टर उसको रिव्यू करेगा, फिर चेक कर लेगा, देखेगा, नंबर जो देना होगा देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा और फिर प्रोवाइड फीडबैक पे एक प्रोसेस चलेगा, ठीक है, जहाँ से हम लोग को क्या होगा, प्रिपेयर फीडबैक कर सकते हैं इसको, या फिर गिव फीडबैक। ये जो हम लिख रहे हैं प्रिपेयर फीडबैक, इसको क्या कर सकते हैं, गिव फीडबैक कह सकते हैं। अच्छा लास्ट तक देखिएगा, मैं और कुछ बात बताऊँगा इसमें। तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड फीडबैक प्रोसेस चलेगा, और ये प्रोसेस क्या करेगा, हमको यूज़र को जाके दे देगा सेंड फीडबैक, यानी कि यूज़र को फीडबैक भेज देगा, वही ग्रेडिंग का कि आपका चेक हो गया, आपका मार्क्स ये है, या फिर अगर असाइनमेंट में कोई दिक्कत है ये चेंजेस कीजिए, वो सब, समझे। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये सब हॉरिजेंटली है, आप चाहो मैं जैसा बोला हूँ फिर से आप इसको वर्टिकल बना सकते हो। पहले आप मान लीजिए यहाँ पे अज्यूम कीजिए, यहाँ आपने स्टूडेंट बनाया, ठीक है, उसको स्टेप 1 अपलोड असाइनमेंट, और ये ज़रूरी नहीं है कि लाइन से चले, ठीक है, ये लाइन से चले ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी स्टेप बन सकता है आपका, एकदम ऐसे ये करके बना सकते हो। तो उसने अपलोड असाइनमेंट किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपलोड असाइनमेंट, और उसके बाद यहाँ से एरो ला के स्टोर असाइनमेंट करके यहाँ बना दिया। फिर उसको एरो ला के नीचे एक डेटाबेस बना दिया, और फिर डेटाबेस से यहाँ ऊपर उठा के आपने क्या कर दिया है कि रिव्यू असाइनमेंट का बना दिया है, समझे। तो इस तरह से आप एकदम जिगजैग करके बना सकते हो। जैसे इसी को अगर नॉर्मल देखो, आपने स्टूडेंट ये सेम है, उसके बाद इसको यहीं पर रहने दिया, असाइनमेंट रिपोजिटरी इतना दूर सेम बनाया, उसका जो ये रिव्यू है ना, इसको आपने यहाँ से ओपन कर दिया, यानी कि यहाँ पे रिव्यू असाइनमेंट बनाया है, यहाँ पे आपने एक इंस्ट्रक्टर बना दिया है, समझे। फिर यहाँ से रिव्यू असाइनमेंट जो नीचे जा रहा है, आपने यहाँ जो रिव्यू असाइनमेंट बनाया था, यहाँ से आपने रिव्यू वाला लिख दिया फीडबैक, और फिर यहाँ से स्टूडेंट को रिटर्न कर दिया, समझे। तो ये बनाने का तरीका है आपका DFT, आप ऊपर नीचे कैसे भी बना सकते हो, ये डिट्टो सेम बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रोसेस सेम रहेगा, आप तरीका अलग कर सकते हो, मतलब वही ना, जो एरो है उसको इधर उधर कर सकते हो। तो इस तरह से आपने पूरा DFT बना लिया है, समझे। फर्स्ट लेवल में हो गया, आपने इतना डिटेल बना दिया। अगर मान लीजिए आपसे सेकंड लेवल पूछ देता तो इसी को और डेप्थ में कर देते, कि आपने जैसे कि अपलोड असाइनमेंट, ठीक है, तो इसी को आप और ओपन कर दीजिए, यानी कि क्या गिव कोड, मतलब असाइनमेंट डिटेल, ठीक है, डिटेल के अंदर आप बोलोगे नेम दो, है ना, गिव नेम्स, असाइनमेंट नंबर, मतलब असाइनमेंट का कोड, है ना, उसके बाद PDF अपलोड, इस तरह से आप और बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, बोल रहा हूँ ना, सब आप सोच के करना है ये सब। तो इस तरह से आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड, मतलब 0 और फर्स्ट लेवल देख लिया है, 10 मार्क्स लिखिए, आराम से बनाइए, ठीक है। अच्छा आपको एग्जाम में रहेगा कि कैसे बनाओ, पेन से बनाओ या पेंसिल से बनाओ। तो देखिए पेंसिल से बनाना सबसे बेस्ट रहेगा, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे आप पेन से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई पेन से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा या नंबर मिलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पर पेंसिल इसलिए चूज़ करो ताकि अगर मान लीजिए कोई मिटाना पड़ जाए आपको तो वो ठीक रहे। पेन से क्या हो जाता है ना, एक बार अगर कुछ गलती हो जाता है तो फिर पूरा ही कट करना पड़ता है, तो वो अच्छा नहीं दिखता है, इससे अच्छा पेंसिल से बना लो,
अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, और यहाँ ये जो जैसा मैंने बताया था एरो का काम, ये सेंड टू स्टोर, आप चाहो तो इसको ऐसे मतलब तिरछा समझ रहे हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो सेंड टू स्टोर, ठीक है, वो नॉर्मल चीज़ है, और ऐसे तो कर ही सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो लाइन दिख रहा है मतलब ये आप जो हल्का ग्रे किस कलर का है ये, वो ज़रूरी नहीं है, ये नॉर्मल आप लिख सकते हो पेन से। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे एक एरो जा रहा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। आप ऐसे लिख सकते हो सेंड, यहाँ पे अपन मान लीजिए कुछ लिखे हो ऐसे करके, और फिर यहाँ से ऐसे, इसको कोई ये देने का ज़रूरत नहीं है, टेबल या बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझे। तो इस तरह से आप लोग का हो गया डीएफडी के बारे में। अब चलिए देखिए बी नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ GANTT चार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ OS। जैसा मैंने बोला जितना भी चीज़ पूछेगा, कोई भी चार्ट पूछे, यूज केस पूछे, सब आपको वही जो पहला आया था क्वेश्चन उसी से आएगा। तो यहाँ पे भी वही ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन सिस्टम का है। तो क्या ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए गैंट चार्ट, इसको देखते हैं, ये बहुत सिंपल है और ये सब में सेम बनेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन है। यहाँ पे OSS के बारे में पूछना है, एडमिशन पूछे, मैनेजमेंट पूछे, लाइब्रेरी पूछे, बैंकिंग पूछे, कुछ भी पूछे, सब में सेम बनेगा, समझे। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए, ये चीज़ नहीं देखना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। कैसे इस फॉर्मेट क्या रहेगा आपका चार्ट का, तो पहले हो गया टास्क, फिर यहाँ आएगा आपका डेट मतलब टाइम, कि गैंट चार्ट मतलब एक तरह से कि कितना समय लगेगा आपको प्रोजेक्ट को बनाने में, और किस वीक कितना काम करोगे, 5 दिन 10 दिन, एक वीक में ये काम करोगे, अगले वीक ये काम करोगे। तो वही हुआ पूरा विजुअलाइज करना चीज़ों को, समझे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे चलिए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये नॉर्मल हुआ, ये सारा जो फेज़ है ना ये सब नॉर्मल हुआ। ये ड्यूरेशन को छोड़ दीजिए, ये इतना दूर जो है आप कोई भी काम करोगे सब में आपको यही ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आएगा प्लानिंग, जिसमें क्या करोगे, रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, फिजिबिलिटी स्टडी करोगे, फिर प्रोजेक्ट का प्लानिंग करोगे, फिर डिज़ाइन में आओगे तो सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाओगे, डेटाबेस डिज़ाइन बनाओगे, इंटरफेस डिज़ाइन बनाओगे। फिर जब ये सब डिज़ाइन तैयार कर लिया फिर आप डेवलपमेंट करोगे, फ्रंट एंड करोगे, बैक एंड करोगे, API बनाओगे, फिर टेस्टिंग करोगे। सब काम करने के बाद, डिज़ाइन बनाने के बाद यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो, है ना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर रहे हो। उसके बाद फिर क्या, डिप्लॉय कर दो, तो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट करोगे, उसके बाद फिर यूज़र सपोर्ट दोगे। तो ये जो आपका पूरा टास्क फेज़ है ना, ये सब हमेशा सब में सेम रहेगा, और सारा जितना भी चार्ट आए, गैंट चार्ट, ये पर्ट चार्ट, सब में सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप एक बार याद कर लो, बाकी ये सब तो फ्री का मार्क्स है, समझे। ये सब जो आ गया मतलब फ्री का मार्क्स हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये टास्क मतलब आपने यहाँ पे देखिए मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल करके टाइमिंग दे दिया है। कोई भी मंथ चूज़ कर सकते हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो अपने हिसाब से कोई भी मंथ दे सकते हो। मैंने जनवरी से शुरू किया है। फिर से वही यही चीज़ लिखा है, देखिए प्लानिंग मैंने शुरू किया है, यहाँ पे प्लानिंग, ठीक है। फिर इसके अंदर पॉइंट डाल के रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। तो देखिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए मैं 2 वीक ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं वीक का गैप रखा हूँ, यानी कि देखिए 1 है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 22 है, यानी कि क्या 1 जनवरी, 8 जनवरी, 15 जनवरी, 22 जनवरी, 29 जनवरी, यानी कि ये जो एक बॉक्स है ये एक वीक को दर्शा रहा है, समझ रहे। 1 से शुरू होकर 8 तक गया है, ये जो पहला लाइन है, यानी 1 से लेके 8 तक है। फिर ये क्या है, 8 से लेके 15 तक है। फिर ये लाइन क्या है, 15 से लेके 22 तक है। फिर ये क्या है, 22 से लेके 29 तक है, यानी कि ये जो एक एक बॉक्स है वो एक एक वीक को दर्शा रहा है, समझे। अगर आप चाहो तो इसके बीच में गैप 10 दिन का रख सकते हो, है ना, और फिर वही रिक्वायरमेंट गैदरिंग में 10 दिन लग गया, इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आ गया रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसके लिए मैंने 2 वीक लिया है, यानी कि मैं 1 तारीख से शुरू करूँगा, ठीक है, और 15 तारीख तक जा रहा हूँ। देख रहे, ये मैंने एकदम नॉर्मल सा एक ये कर दिया है, लाइन ब्रेक ये कर दिया है, समझे। तो आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे मैंने इतना डार्क बनाया वही बनाइए, आप नॉर्मल एक लाइन भी खींच सकते हो, पर हल्का सा डार्क कर दीजिएगा ताकि दिखने में सुंदर लगे। जैसे ये देख रहे कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, इसी तरह से ये हो गया। तो पहले मैंने क्या किया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, ठीक है। ये 8 लिखा हुआ है लेकिन ये समझ रहे हो ना 15 का है। ये पहला वीक हुआ, ये जो लाइन है ये पहला वीक हुआ 7। फिर ये जो दूसरा लाइन है ये 15 है, फिर ये क्या है 22 है, फिर ये क्या है 29 है, फिर ये लास्ट है। इस तरह से देखना है आपको। तो ये मैंने 2 वीक तक किया। यहाँ पे आप देखिए अपने हिसाब से टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको ज़रूर आप ना कॉपी पे लिखिएगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बनाने जाओगे ना तो आपको ये देखना होगा ना कि अच्छा मैं कितना छोटा लाइन खींचूँ, ये 1 और 8 एकदम छोटा छोटा लाइन खींचूँ ताकि टाइम ज़्यादा रहे, और इतना सारा काम करना है तो मैं वीक को भी सही से ये कर पाऊँ कि अच्छा इसको 2 वीक दूंगा, इसको 1 वीक दूंगा, समझे। और ये टाइम जो है अपने हिसाब से कर सकते हो। ये क्या है, एक तरह से प्लान बना रहे हो कि मैं 2 वीक में ये काम करूँगा, अगले समय में ये करूँगा, टाइम टेबल ये। तो रिक्वायरमेंट कहते हैं 2 वीक लग गया। फिर क्या है फिजिबिलिटी स्टडी, इसके लिए मैं 1 वीक का टाइम ले रहा हूँ, यानी 8 से लेकर 15 तक का ले रहा हूँ, समझे। तो फिजिबिलिटी स्टडी मतलब कि क्या क्या ज़रूरत है ना, इस प्रोजेक्ट में मेरे को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो सब चीज़ का पहले से
अध्ययन कर लेना। उसके बाद क्या आएगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग, वही चीज़ लिखा हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लान। इसमें भी मैं 1 वीक ले रहा हूँ, 15 से लेकर 22 तक। इसमें क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट का पूरा प्लान कर रहा हूँ कि ऐसे काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड वो। उसके बाद आएगा डिज़ाइन का काम शुरू। तो फिर क्या है, सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन। तो फिर वही डिज़ाइन लिखा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने एक सेट कर दिया है कि अच्छा प्लानिंग में मेरे को यहाँ से लेके इतना टाइम, देख रहे, यानी कि इतना 2 महीने, ये महीने 4 महीने, यानी कि पूरा जनवरी का समय मेरे को प्लानिंग में लग गया। फिर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो डिज़ाइन में क्या होगा, सिस्टम आर्किटेक्चर, वही ना, सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन। तो देखिए वही लिखा हूँ मैं, सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन। तो इसके लिए क्या हो गया, हम लोग ने 2 वीक का समय लिया, यानी कि क्या हो गया, 29 से लेके 5 तक का समय लिया हूँ, फरवरी का, समझो। और देखिए गैप, जनवरी के बाद 29 खत्म हुआ है, तो फेब में भी मैं 5 से शुरू किया हूँ, ठीक है। वो गैप सही लेके 7 दिन का ही गैप है। आप चाहो तो 10 दिन का भी कर सकते हो, अगर मान लीजिए आप कन्फ्यूज़ होते हो तो, ठीक है। तो ये हो गया, सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन के लिए ले लिया। और ये चीज़ बनाना नहीं है आपको एग्जाम में, समझे, सिर्फ आपको इतना बनाना है, सिर्फ यही चीज़, इसी का आपको 10 मार्क्स मिल रहा है, इसका कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो मैं आपकी सुविधा के लिए लिखती हूँ बस। उसके बाद ये हो गया सिस्टम आर्किटेक्चर। फिर वही डेटाबेस डिज़ाइन मैंने 1 वीक में बनाया है। हालांकि ये सब में टाइम लगता है, समझे, डेटाबेस डिज़ाइन में 2 वीक लग जाता है, फिर इंटरफेस डिज़ाइन में भी इसको 1 वीक में बना सकते हो। पर यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं था, और आप भी एग्जाम में जब लिखने जाओगे तो आपके पास उतना जगह थोड़ी होगा कि आप 4-5 महीना का डेटा लिखो। तो आपको कम कम वीक ही लेना है, ताकि काम आगे भी हो सके, ठीक है। तो डेटाबेस डिज़ाइन के लिए भी मैंने 1 वीक कर दिया है। फिर इंटरफेस डिज़ाइन के लिए भी 1 वीक रखा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने पूरा काम कर लिया। उसके बाद आता है डेवलपमेंट फेज, थीड। तो इसका डेवलपमेंट फेज में क्या है, फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड के लिए मैंने 2 वीक रखा है। फिर मैंने बैक एंड बनाया है, बैक एंड के लिए भी 2 वीक रखा है। बस आपको वो, आपने एक बार डेट वेट कर दिया ना, उसके बाद ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम शुरू करो। 2 बॉक्स मतलब 2 वीक, 1 बॉक्स मतलब 1 वीक, ऐसे। तो ये हो गया 2 वीक्स। फिर API डिज़ाइन भी कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं 1 वीक रखा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड कर दो, API की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप बैक एंड करने जाओगे तब उसी में तो API हो जाता है ना। तो आप चाहो तो इसको नहीं लिख सकते हो, समझे। तो डेवलपमेंट में आ गया फ्रंट एंड बैक एंड, तो दोनों के लिए 2-2 वीक ले लिए। उसके बाद देखिए चौथा आएगा, सब काम तो हो गया, तो अब टेस्टिंग के लिए आओ। तो टेस्टिंग में आए तो सबसे पहले क्या किया, यूनिट टेस्टिंग, इसके लिए मैंने 1 वीक का समय दिया। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर वो क्या, फिर यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब ये सब यूनिट टेस्टिंग मतलब क्या, वही जो हम लोग छोटा छोटा फंक्शन बनाए थे ना, उसका टेस्ट करने के लिए 1 वीक का समय लिया। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी कि अलग अलग फंक्शन, अलग अलग मॉड्यूल एक साथ काम कैसे कर रहा है, उसका टेस्टिंग, तो वो हो गया। फिर यूज़र एक्सेप्टेंस, फिर यूज़र को भेजे, मतलब वही अलग अलग लोगों को यूज़ करने के लिए दिए, फिर उसका टेस्टिंग किया कि कैसे काम कर रहा है, सब सही से हो रहा है कि नहीं, तो वही सब अलग अलग टेस्टिंग। उसके बाद आया डिप्लॉयमेंट, इसके लिए मैंने 1 वीक का समय लिया। और उसके बाद फिर सपोर्ट, इसको मैंने आगे तक बढ़ा दिया, यानी कि 2 वीक तक मैं सपोर्ट दे दूँगा। हालांकि सपोर्ट पूरा लाइफ टाइम रहता है, जब तक आपका प्रोजेक्ट रहेगा या फिर जैसा आपको कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा ये चार्ट बना दिया है, ठीक है। और ये चीज़ आपको सुविधा के लिए, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये सेम रहेगा सबके लिए, कोई भी आपका सिस्टम आ जाए यहाँ पे। अब सिस्टम मतलब क्या, एक तरह से आप वही ना प्रोजेक्ट ही बना रहे हो, तो यही सब चीज़ करना होगा ना भाई, रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, फ्रंट एंड बनाओगे, बैक एंड बनाओगे, तो इसका हमेशा सब सेम रहेगा। तो ये सब तो क्या है, फ्री का मार्क्स है, उठा लो, समझे। पर हाँ देखिए, यही सब चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे डिज़ाइन में आप ये जो सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन, तो इसके लिए देख रहे आपको भी तो इतना ही पेज लोगे ना, मतलब इतना ही जगह लोगे, तो आपको इसी को एकदम अच्छा से लिखना है, बढ़िया से लिखना है, बढ़िया से पॉइंट देना है। या फिर अगर आप चाहो तो इस सबको एक एक करके दे सकते हो, यानी कि रिक्वायरमेंट 1, ये फिजिबिलिटी स्टडी 2, प्रोजेक्ट प्लानिंग 3, सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन 4, डेटाबेस 5, इंटरफेस 6, इस तरह से 7, 8, 9, इस तरह से भी नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये, मतलब इन सब का एक एक करके नंबरिंग, समझे। तो ये हो गया हम लोग का क्या, गैंट चार्ट। तो आशा करते हैं अपना वीडियो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इसमें मैंने ये सब चीज़ जो बताया ना, ये सब अभी तक यूट्यूब पे नहीं है, समझे, यानी कि इग्नू वाले के लिए, यानी BCS 51 के लिए ये अभी तक नहीं है, पहली बार ये यूट्यूब पे जाने वाला है, समझे। इसके बाद क्या आए नहीं पाए वो नहीं पता, लेकिन ये पहली बार हो रहा है, तो इसको ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये डिस्क्रिप्शन के लास्ट में एकदम एंड में एक छोटा सा वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो तो अब ख़त्म हो ही गया है, तो अब उसको देख लीजिए, और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा। बहुत छोटा वीडियो है, 2 मिनट से भी कम वीडियो है, ठीक है। तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।